उम, ज्यादातर लोग मतलब अगर आमतौर पे देखा जाए तो लोग यही मानते हैं कि जन्म कुंडली में भाई बहनों का विचार सिर्फ एक पारिवारिक रिश्तों तक ही सीमित है। हम बिल्कुल एक ऐसा ग्रह जो बस ये बता दे कि घर में कितने भाई बहन होंगे या फिर उनसे रिश्ते कैसे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि यही ग्रह असल में जीवन का सबसे बड़ा, क्या कहेंगे उसे, संकट मोचक है। जी, संकट मोचक कहना बिल्कुल सही होगा। मतलब कल्पना कीजिए, जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हो, कोई ऐसी स्थिति जहां जहां सब कुछ दांव पर लगा हो, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों। और उस भारी दबाव के बीच हमारी मदद के लिए कौन आगे आएगा? बिल्कुल। या फिर हमारे ही अंदर से एक ऐसा अकल्पनीय साहस कैसे पैदा होगा जिसकी हमने खुद भी कभी उम्मीद नहीं की थी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। जी। हमारे पास एस.एन. पांडे जी की लिखी एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है जिसका विषय है भ्रातृकारक ग्रह का जीवन पर प्रभाव। देखिए, ये जेमिनी ज्योतिष प्रणाली का एक बहुत ही गूढ़ और मतलब काफी अहम सिद्धांत है। अक्सर लोग ज्योतिष को सिर्फ भविष्य जानने का एक एक टूल या साधन मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये दिखाती है कि ये मानव मनोविज्ञान और हमारे जीवन के संघर्षों का पूरा एक खाका है। अच्छा, इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए ना, मैं जन्म कुंडली की व्यवस्था की तुलना एक एक बहुत बड़े साम्राज्य या किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से करना चाहूंगा। अरे वाह! ये तुलना अच्छी रहेगी, बताइए। तो सोचिए, एक कंपनी में जो आत्मकारक ग्रह होता है वो उस कंपनी का सीईओ है। मतलब जो तय करता है कि कंपनी का आखिरी लक्ष्य क्या है। मुख्य दूरदर्शी। हाँ। फिर आता है अमात्य कारक, जो सीईओ की तरह है, जो सीईओ के विजन को लागू करने की नीतियां बनाता है। जी बिल्कुल, नीतियाँ बनाता है। लेकिन जब असल में कोई युद्ध छिड़ता है या कंपनी में कोई क्राइसिस आता है, तब नीतियां कागज पर धरी रह जाती हैं। तब एंट्री होती है भ्रातृ कारक ग्रह की। ये हमारी जीवन रूपी कंपनी का क्राइसिस मैनेजर या हेड ऑफ फील्ड ऑपरेशंस है। मतलब जो ग्राउंड पर उतरकर चीजें संभालता है। एकदम सही। जो सच में रणभूमि में उतरकर मोर्चा संभालता है। आपकी ये तुलना ना इस पूरे विषय का सार बहुत ही सटीक ढंग से पेश कर रही है। देखिए, भ्रातृकारक जेमिनी ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में वह ग्रह है जिसकी डिग्री या अंश आत्मकारक और अमात्य कारक के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब तीसरा सबसे अहम ग्रह। जी, जीवन की दिशा तय करने में ये तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ है। ये महज कागजी योजनाएं नहीं बनाता, ये वास्तव में उस ऊर्जा और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें धरातल पर, मतलब जमीन पर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए मेरे मन में एक एक कौतूहल पैदा हुआ था। जब हम भ्रातृकारक शब्द सुनते हैं तो इसका सीधा अनुवाद लगता है भाई का कारक। हाँ, आमतौर पर लोग यही अर्थ निकालते हैं। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका दायरा केवल पारिवारिक वंशावली या भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस सिद्धांत को सिर्फ भाई बहनों तक सीमित कर देना इसके असली अर्थ को अनदेखा करना होगा। स्रोत के अनुसार इसके 4 मुख्य प्रभाव क्षेत्र हैं। अच्छा, 4 क्षेत्र। जी, पहला क्षेत्र निश्चित रूप से भाई बहन है और वो घनिष्ठ मित्र जो जो बिल्कुल परिवार के सदस्यों जैसे करीब होते हैं। जो हर सुख दुख में साथ खड़े हों। सही कहा। और दूसरा क्षेत्र है हमारे गुरु, मार्गदर्शक और सलाहकार, मतलब वो लोग जिनसे हम जीवन के सबसे अहम और कठिन मोड़ों पर दिशा निर्देश लेते हैं। और तीसरा क्षेत्र बहुत ही व्यक्तिगत है, जो सीधे तौर पर हमारे अपने भीतर से जुड़ा है। यह है व्यक्ति का अपना साहस, उसका पराक्रम, उसकी मेहनत और कोई भी नई शुरुआत करने की क्षमता। जी। और इसका जो अंतिम क्षेत्र है वो है जीवन में होने वाली छोटी यात्राएं, अहम बदलाव और किसी भी भीषण संघर्ष से पार पाने की हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति। तो अब यहाँ ना एक वैचारिक उलझन पैदा होती है। अगर हम तार्किक रूप से सोचें, साहस, गुरु और भाई बहन, ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं की चीजें लगती हैं। पहली नजर में ऐसे ही लगता है ना? मतलब एक तरफ हम घर के खून के रिश्तों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहरी दुनिया के आध्यात्मिक या पेशे से जुड़े मार्गदर्शन की, और तीसरी तरफ अपनी अंदरूनी हिम्मत की।
इन तीनों को एक ही ग्रह क्यों और कैसे कंट्रोल कर रहा है? देखिए, ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे मानव विकास के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर क्रम है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जीवन में हमारे भाई बहन अक्सर हमारे पहले प्रतिद्वंदी भी होते हैं और हमारे पहले साथी भी। अरे हाँ, बचपन की लड़ाइयाँ। बिल्कुल। बचपन में एक खिलौने के लिए लड़ने से लेकर माता पिता का ध्यान खींचने की होड़ तक वो जो छोटे छोटे टकराव होते हैं ना, वही हमारे अंदर साहस और प्रयास करने की नींव डालते हैं। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखते हैं तो असल में वह साहस का जन्म है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हिम्मत और संघर्ष करने की जो पहली ट्रेनिंग है, वो घर के आंगन से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वो हमारी पहली रणभूमि होती है। लेकिन जब उम्र के साथ ये कच्चा साहस बढ़ता है तो उस असीम और उग्र ऊर्जा को एक सही दिशा की भी तो जरूरत होती है। हाँ, अंधा साहस तो विनाशकारी भी हो सकता है। एकदम सही। उसे एक लक्ष्य चाहिए होता है, उसे एक तरह से अनुशासित करना होता है। और यही गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका शुरू होती है। गुरु उस कच्चे साहस को ज्ञान रूपी लगाम पहनाता है और उसे एक सार्थक दिशा देता है। क्या बात है! तो असल में ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं। भाई बहन से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा, हमारा अपना पैदा हुआ साहस और हमारे गुरु से मिलने वाला ज्ञान, ये सब हमारी आंतरिक शक्ति को निखारने का एक ही जुड़ा हुआ सिलसिला है। भ्रातृकारक ग्रह इसी पूरी श्रृंखला का संचालन करता है। ये नजरिया तो चीजों को देखने का पूरा ढंग ही बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुंडली में जो भी ग्रह इस क्राइसिस मैनेजर या जमीनी सेनापति की कुर्सी पर बैठेगा, वो तय करेगा कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष करने का तरीका कैसा होगा। जी, 100%। तो चलिए, स्रोत सामग्री के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब अलग अलग ग्रहों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसके नतीजे कैसे बदलते हैं। शुरुआत मंगल से करते हैं, जो वैसे भी युद्ध और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हाँ, मंगल स्वाभाविक रूप से अग्नि, ऊर्जा और पराक्रम का कारक है। जब ये भ्रातृकारक बनता है ना, तो व्यक्ति का सेनापति एक सच्चा योद्धा होता है। मतलब एकदम निडर। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति अत्यंत साहसी और निडर हो जाता है। उसे सफलता किसी के रहमो करम से नहीं मिलती, बल्कि वो अपने बाहुबल और कड़े संघर्ष से उसे हासिल करता है। मैंने स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी थी। उसमें लिखा है कि मंगल के भ्रातृकारक होने पर भाई बहनों के साथ रिश्तों में एक अजीब सी गहराई और उग्रता होती है। जी हाँ, बहुत उग्रता होती है। या तो रिश्ता बहुत ही रक्षात्मक होगा, जैसे कोई अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, या फिर उनके बीच विचारों का बहुत तीखा टकराव होगा। मतलब कोई बीच का रास्ता ही नहीं दिखता। देखिए, मंगल की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हर चीज को चरम पर ले जाता है, एक्सट्रीम पर। और क्योंकि ये रणभूमि का ग्रह है, तो ऐसे लोग अक्सर सेना, पुलिस प्रशासन या खेलों में बहुत शानदार और आक्रामक प्रदर्शन करते हैं। और उनका मार्गदर्शन भी अक्सर ऐसे ही कड़े और अनुशासित गुरुओं द्वारा होता है। अब इसके एकदम विपरीत चलते हैं, बृहस्पति की तरफ। जहां मंगल एक उग्र योद्धा है, वहीं बृहस्पति ज्ञान और विस्तार का ग्रह है। यहाँ वो आक्रामकता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब बृहस्पति सेनापति की कुर्सी पर बैठता है, तो युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल जाता होगा। पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे में व्यक्ति समस्याओं को क्रोध या हथियारों से नहीं सुलझाता, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाता है। अच्छा, बातचीत से हल निकालना। जी, ये बृहस्पति की सबसे बड़ी खासियत है। वो संघर्ष को भी ज्ञान का रूप दे देता है। ऐसे लोगों को अत्यंत विद्वान और श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य मिलता है। कई बार तो पता है, उनके अपने बड़े या छोटे भाई बहन ही उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनका साहस भौतिक नहीं बल्कि बौद्धिक होता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं यहाँ एक तुलना करूं तो बृहस्पति को शांत और सुलझे हुए लाइफ कोच की तरह है, जो आपको पेड़ के नीचे बिठाकर जिंदगी के गहरे फलसफे समझाता है। हाँ, एकदम शांत। लेकिन स्रोत में एक ऐसे ग्रह का भी जिक्र है जो शायद सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है, शनि। अगर बृहस्पति एक शांत लाइफ कोच है, तो शनि उस अखाड़े के सख्त जिम ट्रेनर की तरह है, जो आपसे तब तक एक्स्ट्रा पुशअप्स करवाता है जब तक आप पसीने से भीग न जाएं। ये बहुत ही सटीक उपमा है। स्रोत बताता है कि शनि कर्म, कठोर अनुशासन और विलंब यानी देरी का ग्रह है। जी, देखिए, शनि की प्रकृति न्याय और परीक्षण की है।
जब ये भ्रातृकारक होता है ना, तो भाई बहनों के प्रति बहुत ज्यादा और भारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मतलब जिम्मेदारियों का बोझ। हाँ, और कई बार एक तरह की भावनात्मक दूरी भी आ जाती है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ कर्तव्य बोझ से बंधे जाते हैं। सफलता के लिए व्यक्ति को निरंतर और कड़ा प्रयास करना पड़ता है। बिना खून पसीना बहाए कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तो यहाँ मेरे मन में ना एक स्वाभाविक शंका उठती है। स्रोत की ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन गया हो। क्या कुंडली में शनि का भ्रातृकारक होना किसी व्यक्ति को अंदर से तोड़ या निराश नहीं कर देता? क्योंकि इसमें इतना विलंब है, इतनी मेहनत है, बार बार प्रयास करके खाली हाथ लौटना क्या थका देने वाला नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। पहली नज़र में ऐसा ही लगता है कि इतनी देरी से व्यक्ति टूट जाएगा। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या? शनि भले ही विलंब देता है, आपकी धैर्य की चरम परीक्षा लेता है, लेकिन वो व्यक्ति को कभी बिखरने नहीं देता। शनि उस आग की तरह है जिसमें तपकर लोहा फौलाद बनता है। अच्छा। जब शनि भ्रातृकारक होता है तो वो व्यक्ति को इतना धैर्यवान और कर्मठ बना देता है कि जब उसे आखिरकार सफलता मिलती है ना, तो वो सबसे अधिक स्थायी होती है, स्टेबल होती है। मतलब वो रातों रात मिली कोई तुक्के वाली सफलता नहीं है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाए। बिल्कुल नहीं, वो चट्टान की तरह मजबूत होती है। और ऐसे लोगों के मार्गदर्शक अक्सर उम्र में बहुत बड़े, गंभीर या जीवन के बहुत अनुभवी लोग होते हैं जिन्होंने खुद कड़े संघर्ष देखे होते हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। अच्छा, इसके अलावा एक और रहस्यमय ग्रह का जिक्र स्रोत में है, राहु। राहु। मुझे लगता है राहु का काम करने का तरीका बाकियों से बिल्कुल ही अलग है। जी, राहु धुएं, भ्रम और परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक है। कुछ विशिष्ट गणनाओं के आधार पर जब राहु भ्रातृकारक की भूमिका में आता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्थापित नियमों को नहीं मानता। मतलब वो शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट कह लीजिए या कुछ अलग, वो लीक से हटकर अकल्पनीय और रहस्यमयी प्रयास करता है। वो उन रास्तों पर चलता है जिनके बारे में समाज ने शायद सोचा भी ना हो। और शायद इसीलिए भाई बहनों या दोस्तों के साथ उनके रिश्ते भी थोड़े अप्रत्याशित होते हैं। मतलब कभी वो अजनबी की तरह दूर होते हैं तो कभी बहुत करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, अप्रत्याशित ही सही शब्द है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हर ग्रह सेनापति के रूप में अपनी एक अलग प्रकृति लेकर आता है। लेकिन देखिए, ये तो केवल आधी तस्वीर है। अच्छा जी, ये सेनापति किस रणभूमि में यानी किस भाव में खड़ा है, इसका प्रभाव परिणामों को पूरी तरह से बदल देता है। स्रोत सामग्री में जन्म कुंडली और कारकांश लग्न से 12 अलग-अलग भावों में भ्रातृकारक की यात्रा का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। कारकांश लग्न, जहां तक मैं समझता हूं, कारकांश लग्न का अर्थ आत्मा के उस गहरे नक्शे से है जो हमारे कर्मों की सूक्ष्म दिशा तय करता है। जी, बिल्कुल सही। तो चलिए इन 12 भावों को एक एक करके रटने के बजाय हम इन्हें जीवन के अलग अलग मोर्चों या विषयों के आधार पर बांट कर देखते हैं। ये बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं, पराक्रम और करियर के मोर्चे की, जो पहले, तीसरे और 10वें भाव से जुड़ा है। अगर ये सेनापति पहले भाव यानी लग्न में ही बैठ जाए, जहां व्यक्ति का अपना वजूद है, तो क्या होगा? आपके व्यक्तित्व के केंद्र में ही स्थापित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्वतंत्र विचारों वाला बन जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट। जी, उसे बैसाखियों की आदत नहीं होती। वो अपने दम पर फैसले लेना और काम करना पसंद करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अक्सर आगे चलकर खुद ही समाज के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन जाता है। क्या बात है। और अगर ये तीसरे भाव में हो तो स्रोत के अनुसार ये भ्रातृकारक का अपना कारक भाव है। मतलब ये तो सेनापति का अपना गढ़ हो गया। बिल्कुल, वहां वो अपनी पूरी ताकत में होता है। यहाँ वो व्यक्ति को अदम्य साहस और ऊर्जा देता है। ऐसे लोग अपने संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं से बहुत सफलता पाते हैं। भाई बहनों के साथ उनके संबंध उनके जीवन का एक बहुत बड़ा केंद्र और ताकत बन जाते हैं। और इसी मोर्चे का आखिरी है 10वां भाव, जो हमारे कर्मों और आजीविका का है। यहाँ करियर सीधे तौर पर व्यक्ति के साहस और लीडरशिप क्षमता पर निर्भर करता है। जी, स्रोत कहता है कि कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ इनके संबंध बहुत मित्रवत होते हैं और करियर में असली ऊंचाई किसी बहुत प्रभावशाली सलाहकार के मार्गदर्शन से मिलती है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई व्यक्ति के अपने कर्मों की बात।
लेकिन अब अगर हम धन, ज्ञान और सामाजिक नेटवर्क के मोर्चे की तरफ बढ़ें तो हमें दूसरे, 5वें और 11वें भाव को देखना होगा। यहाँ मुझे थोड़ा अचरज हुआ था पढ़कर कि साहस और धन का क्या सीधा संबंध है। द्वितीय भाव धन संचय और वाणी का है। स्रोत कहता है कि यहाँ व्यक्ति को धन प्राप्ति उसके अपने प्रयासों और उसकी वाणी से होती है। मित्रों या भाई बहनों का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। हाँ, इसका कारण ये है कि भ्रातृकारक की ऊर्जा यहाँ व्यक्ति की वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देती है और वो अपना सारा साहस धन अर्जित करने की दिशा में लगा देता है। अच्छा, सारा फोकस पैसे पर? जी, पैतृक व्यवसाय में भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और उनके जो गुरु या सलाहकार होते हैं वो उनके आर्थिक मामलों की रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। समझ गया। फिर आता है पंचम भाव, विद्या और रचनात्मकता का भाव। यहाँ यह सेनापति व्यक्ति को बहुत तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता और रचनात्मक कौशल देता है। शिक्षा में श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं। और स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत मार्मिक लगी थी, इनके बच्चे इनके लिए मित्रों के समान होते हैं। जी, ये रिश्तों की एक बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ स्थिति है। और 11वां भाव तो वैसे भी लाभ और बड़े सोशल सर्कल का है। यहाँ भ्रातृकारक होने का मतलब है कि आपके संपर्कों का जाल बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल, बड़े भाई बहनों या प्रभावशाली दोस्तों के नेटवर्क से इन्हें जबरदस्त आर्थिक लाभ होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। अकेले काम करने के बजाय समूह में काम करना इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। अब हम जीवन के उस मोर्चे की बात करते हैं जो हमारी भावनाओं और सबसे करीबी रिश्तों से जुड़ा है, परिवार, विवाह और साझेदारियां। इसमें चौथा और 7वां भाव आता है। देखिए, चतुर्थ भाव सुख, माता और शांति का है। जब संघर्ष का ग्रह इस शांति के भाव में आता है तो स्रोत के अनुसार यहाँ जातक को अपने दोस्तों और भाई बहनों से गहरी मानसिक शांति मिलती है। और कई बार तो उनकी अपनी माता ही जीवन की सबसे बड़ी गुरु साबित होती हैं। जी बिल्कुल, जन्म स्थान के आसपास ही सफलता मिलने की संभावना रहती है। और 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि व्यक्ति का जीवन साथी अक्सर उसके लिए महज एक साथी नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, अक्सर लोग सोचते हैं कि विवाह के बाद जीवन में ठहराव आता है, लेकिन यहाँ विवाह के बाद व्यक्ति के साहस और प्रयासों में अचानक वृद्धि होती है। व्यापारिक साझेदारी में भी भाई या मित्र का जुड़ना लाभकारी होता है। ये सब तो जीवन के सकारात्मक और रचनात्मक पहलू हो गए। जी, लेकिन अब हम उन भावों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें ज्योतिष में अक्सर भय या डर की दृष्टि से देखा जाता है। संघर्ष, बदलाव और रहस्यमयी यात्राओं के भाव, यानी छठा, 8वां, 9वां और 12वां भाव। हाँ, ये भाव थोड़े जटिल हैं। यहीं पर मुझे स्रोत सामग्री के कुछ हिस्सों पर आपसे थोड़ी गहराई में चर्चा करनी है। जब मैंने छठे भाव के बारे में पढ़ा तो उसमें साफ तौर पर वैचारिक मतभेद या कानूनी विवाद यानी लिटिगेशन का जिक्र है। जी, उसी तरह 8वें भाव में अचानक आने वाले बदलावों, परिणामों में देरी और बाधाओं की बात की गई है। तो मेरी शंका यह है कि क्या ये भाव पूरी तरह से नकारात्मक हैं? अगर किसी का ये क्राइसिस मैनेजर इन भावों में फंस गया तो क्या वो जीवन भर बस ठोकरें ही खाता रहेगा? देखिए, ये एक बहुत ही आम और पुरानी गलतफहमी है जिसे ये स्रोत सामग्री बहुत ही तार्किकता से दूर करती है। अच्छा, अगर हम छठे भाव को देखें तो ये सच है कि वहाँ विवाद और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये भाव केवल शत्रु पैदा नहीं करता। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि यही स्थिति व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का जबरदस्त साहस भी देती है। ओहो, ऐसे व्यक्ति को पकी पकाई सफलता नहीं मिलती, वो अपने संघर्षों और अपनी मेहनत से परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। ये हार मान लेने की नहीं, बल्कि लड़कर अपना हक छीनने की स्थिति है। ये तो नजरिया ही पलट देने वाली बात है। तो मतलब ये वो अखाड़ा है जहां मांसपेशियां टूटती जरूर हैं, लेकिन फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर आकार लेती हैं। बिल्कुल सही। और 8वें भाव की बात करें तो समाज इसे सिर्फ देरी या अचानक आने वाली बाधाओं का भाव मानता है, लेकिन गहरे अर्थों में ये गुप्त रहस्यों का भाव है। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि ज्योतिष, तंत्र या गुह्य विद्याओं के लिए कोई रहस्यमयी गुरु मिलने की ये सबसे अद्भुत स्थिति है। ये विनाश नहीं है, ये संघर्ष के जरिए एक बहुत ही गहरे स्तर का आध्यात्मिक रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये व्याख्या वाकई सुकून देने वाली है। इसके अलावा 9वें भाव के बारे में तो स्रोत में साफ लिखा है कि ये अत्यंत शुभ स्थिति है। जी,
नवम भाव उच्च ज्ञान का है। यहाँ भ्रातृ कारक व्यक्ति को उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद दिलाता है, पिता का पूरा सहयोग मिलता है और ऐसे लोग लंबी यात्राओं और तीर्थाटन के माध्यम से सफलता पाते हैं। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है 12वां भाव। स्रोत बताता है कि यहाँ भाई बहनों से भौगोलिक या भावनात्मक दूरी आ सकती है। ये दूरी इसलिए आती है क्योंकि सफलता व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए या किसी आश्रम में रहकर साधना करने के लिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति माना जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, इसके सूत्रों को एक साथ जोड़ें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भ्रातृकारक ग्रह का जो भी सटीक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वो सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वो किस भाव में बैठा है। जी बिल्कुल। आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी। वो ग्रह कौन सा है, जैसे मंगल की ऊर्जा है या शनि का विलंब, और उस पर आत्मकारक या आमात्य कारक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में संघर्ष करने का तरीका और हमें मिलने वाला मार्गदर्शन, ये सब पहले से ही हमारे इस क्राइसिस मैनेजर के पास एक ब्लूप्रिंट के रूप में मौजूद है। बिल्कुल, बस उसे समझने की जरूरत है। तो आज के इस मंथन ने सच में कई परतें खोली हैं, लेकिन इस चर्चा का अंत मैं एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगा, जो स्रोत सामग्री पर ही आधारित है, लेकिन सीधे तौर पर पूछा नहीं गया। बताइए, क्या सवाल है? यदि भ्रातृकारक ग्रह यह तय करता है कि मुसीबत में कौन हमारी मदद करेगा, तो क्या होगा यदि किसी कुंडली में यह ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में हो? क्या इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को जीवन की लड़ाइयां अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, या फिर क्या यह ब्रह्मांड का एक तरीका है उसे खुद का अपना सबसे बड़ा गुरु बनने के लिए मजबूर करने का? ये बहुत ही गहरा विचार है। सुनने वालों को इस विचार पर स्वयं चिंतन जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।